नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बदलाव की जो भारतीय राजनीति के पूरे नक्शे को हमेशा के लिए बदल सकता है। जी हां, एक खामोश भूचाल की तैयारी हो रही है और ये प्रस्ताव इतना बड़ा है, इतना मौलिक है कि कुछ लोग इसे भारतीय लोकतंत्र 2.0 का नाम दे रहे हैं। तो इस पूरे बदलाव के केंद्र में क्या है? सिर्फ एक नंबर, 850। अब ये 850 क्या है? ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये है भारत की लोकसभा में प्रस्तावित सीटों की नई संख्या, मौजूदा संख्या से एक बहुत बहुत बड़ी छलांग। देखिए, इसे जरा समझिए। अभी 543 सीटें हैं और प्रस्ताव है 850 सीटों का। यानी हम बात कर रहे हैं 300 से भी ज्यादा सीटों की बढ़ोतरी की। ये कोई छोटा मोटा फेरबदल बिल्कुल नहीं है। ये तो देश में राजनीतिक प्रतिनिधित्व की, आप कह सकते हैं, पूरी बुनियाद को हिला देने जैसा है। तो सवाल उठता है कि भारत के चुनावी सिस्टम में इस इतने बड़े स्ट्रक्चरल रीसेट की बात हो क्यों रही है? इसके पीछे असल में है क्या? चलिए अब इसे एक एक करके समझते हैं। अब देखिए, इतना बड़ा बदलाव सिर्फ एक कानून से तो हो नहीं सकता। इसीलिए सरकार एक पूरा लेजिस्लेटिव पैकेज लेकर आई है। इसमें 3 बिल हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला, संविधान में संशोधन करेगा। दूसरा, निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा यानी परिसीमन को देखेगा। और तीसरा, केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े कानूनों में बदलाव करेगा। यही तीनों मिलकर इस बड़े परिवर्तन की नींव रखेंगे। ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर ले आता है कि आखिर इतने बड़े और कह सकते हैं नाटकीय बदलाव का प्रस्ताव अभी ही क्यों? इसके पीछे की वजहें क्या हैं? तो इसकी पहली और सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा राजनीतिक नक्शा सचमुच समय में कहीं जम सा गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लोकसभा की सीटों का बंटवारा आज भी 1971 की जनगणना के आधार पर होता है। जी हां, 1971। सोचिए, 50 साल से भी ज्यादा पुरानी बात है ये। आज का भारत उस दौर के भारत से कितना ज्यादा अलग है, ये तो हम सब जानते हैं। और दूसरा बड़ा कारण जुड़ा है एक ऐतिहासिक कानून से, महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण। अब सवाल यह है कि इसे लागू कैसे किया जाए। अगर मौजूदा सीटों में से ही आरक्षण दिया गया तो कई सांसदों की सीटें कम हो जाएंगी। तो इसका एक ही तरीका है कि सीटों की संख्या बढ़ाई जाए और इसके लिए एक बड़ी संसद की जरूरत है। तो इसे लागू करने का एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। देखिए, 2023 में महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो चुका है। अब 2026 में ये 131वां संशोधन बिल लाया जा रहा है ताकि आगे के कदम उठाए जा सकें। और मंजिल क्या है? मंजिल है 2029 के आम चुनाव तक महिला आरक्षण को जमीन पर उतारना। यानी समय बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो वजहें तो समझ आ गईं, लेकिन सवाल अब भी वही है कि ये नया सिस्टम आखिर काम करेगा कैसे? चलिए अब इन प्रस्तावित बदलावों की पूरी मशीनरी को समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरी कहानी का जो सबसे अहम हिस्सा है वो एक शब्द है, परिसीमन। अब ये क्या होता है? बहुत आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है देश के चुनावी नक्शे को फिर से बनाना, इस आधार पर कि कहां की आबादी कितनी बदली है। और एक बात साफ कर दें, ये चुनावी नक्शा दोबारा बनाना कोई राजनीतिक फैसला नहीं होता। इसके लिए एक बहुत शक्तिशाली और स्वतंत्र आयोग बनता है जिसे डीलिमिटेशन कमीशन कहते हैं। इसे सुप्रीम कोर्ट के जज हेड करते हैं और इस कमीशन के फैसले वो अंतिम होते हैं। उन्हें किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। आप समझ सकते हैं कि ये इसे कितने जबरदस्त अधिकार देता है। अब आता है इस कहानी का सबसे अहम और शायद सबसे विवादास्पद मोड़। जैसा कि हमने बात की, 2029 की डेडलाइन है, तो प्रक्रिया को तेज करने के लिए प्रस्ताव ये है कि जो आखिरी उपलब्ध जनगणना है यानी 2011 की जनगणना, उसके आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाए। और बस यहीं से सारा मामला पेचीदा हो जाता है। और इसी एक प्रस्ताव ने एक बहुत बड़े विवाद को जन्म दे दिया है। एक ऐसा विवाद जिसने भारत की राजनीति में एक गहरी उत्तर दक्षिण की दरार को उजागर कर दिया है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये बिल हमारे सिस्टम को और ज्यादा लोकतांत्रिक और ज्यादा निष्पक्ष बनाता है, या फिर ये देश के संघीय संतुलन को ही खतरे में डाल रहा है? तो विवाद का केंद्र क्या है? देखिए, दक्षिण के राज्यों ने पिछले कुछ दशकों में अपनी आबादी को कंट्रोल करने में काफी सफलता पाई। अब उन्हें डर है कि इसकी सजा उन्हें राजनीतिक शक्ति खोकर चुकानी पड़ेगी, क्योंकि जब 2011 की जनगणना के आधार पर सीटें दोबारा बटेंगी तो ज्यादा आबादी वाले उत्तरी राज्यों का दबदबा संसद में काफी बढ़ जाएगा।
अब जो लोग इस बिल के समर्थन में हैं, उनका तर्क भी समझना जरूरी है। वो कहते हैं कि ये लोकतंत्र को ज्यादा प्रातिनिधिक, ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाने की एक कोशिश है। उनका मानना है कि राजनीतिक शक्ति देश की आज की आबादी के हिसाब से ही तय होनी चाहिए, न कि 50 साल पुरानी आबादी के हिसाब से। लेकिन दूसरी तरफ जो आलोचक हैं, खासतौर पर दक्षिणी राज्यों से, उनका कहना है कि ये तो सरासर अलोकतांत्रिक है। उनका तर्क है कि इससे भारत के अलग अलग क्षेत्रों के बीच जो शक्ति का संतुलन है वो मौलिक रूप से और गलत तरीके से बदल जाएगा। जैसा कि आरएसपी के सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन ने कहा, उत्तर भारत में सीटें बढ़ जाएंगी पर दक्षिण भारत में कम हो जाएंगी। ये अलोकतांत्रिक है। और ये सिर्फ कोई सैद्धांतिक बहस नहीं है कि हवा में बातें हो रही हों। जब इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया तो वोटिंग के जो आंकड़े सामने आए वो साफ दिखाते हैं कि ये राजनीतिक विभाजन जमीन पर कितना गहरा है। 207 वोट पक्ष में पड़े तो 126 विपक्ष में। तो ये सारी बहस हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जिसे कई एक्सपर्ट्स और नेता भारतीय लोकतंत्र के लिए एक निर्णायक क्षण कह रहे हैं। एक ऐसा मोड़ जिसके देश के भविष्य के लिए बहुत गहरे मायने हैं। तो आखिर दांव पर लगा क्या क्या है, चलिए एक नजर डालते हैं। एक तरफ ज्यादा सांसदों के साथ एक ज्यादा समावेशी प्रतिनिधित्व का वादा है। 33% महिला आरक्षण को लागू करने का रास्ता साफ होता है। लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक शक्ति का एक बड़ा हिस्सा उत्तर भारत की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इससे राज्यों के बीच नए संघीय तनाव का खतरा है। और हां, इसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के लिए भी सीटों का प्रावधान है। तो हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को छोड़ते हैं। क्या ये एक नए भारत के लिए डेमोक्रेसी 2.0 की शुरुआत है, एक ज्यादा न्यायपूर्ण और प्रातिनिधिक व्यवस्था की ओर एक कदम, या फिर ये एक ऐसा कदम है जो भारत की एकता की ही परीक्षा ले सकता है? इसका जवाब तो भविष्य ही देगा, लेकिन इतना तय है कि बहस तो अभी बस शुरू हुई है।